आधार से जो पाठ्यक्रम है उससे मुख्य 10 शॉर्ट आपके लिए लेकर आए हैं और इन शॉर्ट्स में से मुझे उम्मीद है 100% आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। मैं इन पे थोड़ा डिस्कस भी करूंगा, इसलिए वीडियो को थोड़ा ध्यान से देखिएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन जिसको कि हमें बात करनी है, ये शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे और शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए मैं आपको बता चुका हूं, आपको 6 मिनट केवल चाहिए और 6 मिनट में ही आप इसको लिखेंगे, अदरवाइज आप छोड़ देंगे पेपर। तो सबसे पहले है सांस्कृतिक विलंबना। किसको किसको आता है ये? सांस्कृतिक विलंबना क्या है? और सांस्कृतिक विलंबना की जो इंग्लिश है वो है कल्चरल लैग। कल्चरल लैग क्या मतलब है इसका? सांस्कृतिक विलंबना के अर्थ को समझाइए। दूसरा क्वेश्चन है आर्थिक विकास और समानता के अधिकार। सेकंड है इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड राइट ऑफ इक्वालिटी। यानी आर्थिक विकास, और समानता का अधिकार। आर्थिक विकास और समानता का अधिकार, इस पर आपको दूसरा टॉपिक मिलना चाहिए, मेरी ऐसी उम्मीद है। तीसरा जो पॉइंट है या क्वेश्चन है, जहां से क्वेश्चन बनेगा, वो है आपका सर्व शिक्षा अभियान। सर्व शिक्षा अभियान। और ये जो टॉपिक है, इस टॉपिक को सर्व शिक्षा अभियान के लिए मध्याह्न भोजन योजना, हाँ, का महत्व क्या है? मध्याह्न भोजन योजना, मिड डे मील, भोजन योजना, मिड डे मील और मिड डे मील योजना का इम्पोर्टेंस। तो बेसिकली ये टॉपिक हो जाएगा इम्पोर्टेंस ऑफ मिड डे मील। इसको एक भी और नाम क्या बताया था? पौष्टिक, राष्ट्रीय पौष्टिक भोजन योजना। इम्पोर्टेंस ऑफ मिड डे मील फॉर एसएसए, सर्व शिक्षा अभियान की सक्सेस के लिए मध्याह्न भोजन योजना के महत्व पर टिप्पणी करिए या मध्याह्न भोजन योजना को आप इलैबोरेट करिए। क्लियर? नेक्स्ट जो तुम्हारा क्वेश्चन आएगा, जो मिल सकता है आपको, वो मिलेगा शिक्षा अधिकार अधिनियम। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा, शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009। इसको आप राइट टू एजुकेशन 2009 कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको डिस्कस करना है। ठीक है, फिर आप 5वें नंबर पर लिखेंगे प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। बहुत इंपॉर्टेंट है प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कमेंट। इसको बताना है कि क्यों ये आवश्यक है और क्यों आखिर हमारी जो संविधान की प्रस्तावना है उसको हम चर्चा करें, या संविधान की प्रस्तावना संविधान का मुख्य भाग है। संविधान की प्रस्तावना संविधान का मुख्य भाग है कि नहीं, इस तरीके से आप बात करेंगे। ठीक है ना? और उसके बाद तीसरा है 6 नंबर पर जो हमारा क्वेश्चन रहेगा, वो रहेगा संवैधानिक उपचारों का अधिकार। राइट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी। राइट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। और ये आपका आर्टिकल 32A है, ये ध्यान रखेंगे। ठीक है? और 32A के तहत
याद रखेंगे, खासकर मैं बता दे रहा हूँ 5 रीटों के नाम, जी ये आपको मिलना चाहिए। जी क्लियर? 6 नंबर पर। और 7 नंबर पर आएगा सोशल डाइवर्सिटी, ठीक है, मीनिंग एंड इम्पोर्टेंस, मीनिंग एंड इम्पोर्टेंस, अर्थ और महत्व। क्या मतलब है सोशल इम्पोर्टेंस का और सामाजिक जो विविधता है, इससे कैसे आप जानते हैं, या सोशल डाइवर्सिटी क्या मतलब है, ठीक है। और 8वें नंबर पर आपका आएगा इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी। हाँ, इसका सहसंबंध आता है ना, इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशनल सोशोलॉजी। या एक बात ध्यान रखना, फैक्टर्स ऑफ सोशल चेंज, फैक्टर्स ऑफ सोशल चेंज, सामाजिक परिवर्तन के कारक। आखिर सामाजिक परिवर्तन होता किन कारणों से है, कैसे होता है, ये आपका एक इम्पोर्टेंट चैप्टर रहेगा, ठीक है। और लास्ट में, लास्ट बट नॉट लीस्ट, दैट इज वुमेन एजुकेशन। वुमेन एजुकेशन, अ कमेंट, ठीक है। और 10 नंबर पर एजुकेशनल प्रोविजंस फॉर इकोनॉमिक एंड सोशल बैकवर्ड चाइल्ड, बैकवर्ड चाइल्ड, समझ में आया? सामाजिक तौर पर पिछड़े, सामाजिक और आर्थिक तौर पर पिछड़े बच्चों का कहाँ से क्या आएगा। तो ये हमारा एक मेरी ऐसी गेस है कि इन जगहों से अगर आप अपने आप को तैयार कर लेते हैं तो निश्चित तौर पर आप बहुत अच्छा एजुकेशन का ये पेपर कंप्लीट करेंगे। इस पर किस पर थोड़ा सा डिस्कस अगर हम करने की सारे थोड़ा थोड़ा कर दीजिए। तो सांस्कृतिक विलंबना क्या है कि जो संस्कृति होती है वो उसमें भौतिक संस्कृति और एक होती है अभौतिक, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। नो, एक फिजिकल, एक इंटेलेक्चुअल, एक है फिजिकल और एक है कल्चरल या इंटेलेक्चुअल। तो जो कल्चरल संस्कृति है, अगर फिजिकल आगे चली जाती है और कल्चरल वहीं रुक जाती है तो सांस्कृतिक लैग आ जाता है। यानी जब समाज बदल जाता है लेकिन संस्कृति नहीं बदलती है, पढ़ने लिखने के बाद भी लोग अंधविश्वासी जब रहते हैं तो उसे हम सांस्कृतिक विलंबना कहते हैं, भटकन कहते हैं, इसको लैग कहते हैं, लड़खड़ाना कहते हैं। यानी ऐसे में समाज पीछे संस्कृति की ओर थोड़ा सा लड़खड़ा जाता है। सांस्कृतिक विलंबना फिजिकल और कल्चरल लैग को लेकर के बताया जाएगा। तो यहाँ पर इसको लेकर के हम डिस्कस करेंगे। आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर हमारी एजुकेशन चेंज ले आती है बट हमारा संस्कृति का पीछे का बैकग्राउंड नहीं चेंज होता। हम लकीर के फकीर बने रहने की कोशिश करते हैं, वहाँ पे कल्चरल लैग आता है। आर्थिक विकास क्या है, हमने बताया पीछे कि जब व्यक्ति की राष्ट्रीय मतलब प्रति व्यक्ति आय बढ़ती है, जब इंसान की जेब में पैसा बढ़ता है तो वो सबसे पहले एजुकेशन पे खर्च करता है, फिर वो किस पे खर्च करता है, अपने काम पे खर्च करता है, एम्प्लॉयमेंट पे खर्च करता है, और उसके बाद क्या होता है, वो शिक्षा पे खर्च हो गया, एजुकेशन पे खर्च हो गया। तो जब दोनों पे काम पे नहीं, पावर्टी पे खर्च नहीं करना। जब इनकम बढ़ रही है तो पावर्टी तो ऑटोमेटिक घट रही है, पैसा आया तो गरीबी तो घट ही गई। अब गरीबी घटने के बाद दोबारा गरीबी ना आए, इसके लिए व्यक्ति शिक्षित होगा, और शिक्षित व्यक्ति के पास टेक्निकल होगा प्लस टैलेंट होगा तो उसे काम मिलेगा, काम मिलेगा तो फिर पैसा मिलेगा, और फिर पैसा इन चीज़ों को आगे बढ़ा देगा। तो इस तरीके से व्यक्ति एक स्टेज के बाद आगे की ओर बढ़ना शुरू हो जाता है, जिसे हम आर्थिक विकास कहते हैं। यानी इंसान की जेब में इनकम या आय बढ़ने के बाद अगर गरीबी में कमी,
अशिक्षा में कमी और बेरोजगारी में कमी आती है और जीवन स्तर में सुधार होता है, तो हमारी क्या होती है, आर्थिक विकास आता है। और ये जब आएगा तो व्यक्ति समाज में डेवलप होगा, और जब डेवलप होगा तो समानता के अधिकार को पालेगा, क्योंकि वो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय प्राप्त कर चुका होगा। और बाकी तो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट उसके पास ही है। ऑल मेन आर इक्वल यहाँ पे। अब सर्व शिक्षा अभियान के लिए मध्याह्न भोजन योजना 15 अगस्त 1995 से ना वो स्टार्ट करी गई थी। 15 अगस्त 1995 और 15 अगस्त 1995 को इसमें शुरुआत में चूंकि ग्रेन्स दी जा रही थी, राइस और व्हीट दिया जा रहा था और वो घर के लिए दे दिया जाता था, तो ये गार्जियन यूज कर लेते थे, बच्चा फिर वैसा ही रह जाता था। तो इसलिए 2000 से बच्चों को कुक्ड फूड देने की बात आई और ये चीज अब बच्चों को थोड़ा सा हेल्प दे रही है, जिससे कि बच्चे मध्याह्न भोजन योजना में आ रहे हैं। इसका महत्व भी यहाँ पर आप लिखेंगे कि इसके कारण बच्चों की उपस्थिति में वृद्धि हुई है, बच्चे नियमित आते हैं, बच्चे विद्यालय के प्रति जागरूक हैं, शिक्षा का स्तर बढ़ा है, बच्चों में पौष्टिकता आई है, बच्चे थोड़ा सा अपने आप में विकसित हो पा रहे हैं। अब उस शिक्षा अधिकार अधिनियम की बात आती है तो 2009 में राइट ऑफ एजुकेशन आया है, बट इसके पहले आप जब शिक्षा अधिकार अधिनियम की बात करेंगे तो 2002 के 86वें संविधान संशोधन, जिसमें कि आपका 45 आर्टिकल का जो मैटर था वो उठा करके 21A में डाला गया है, यानी ये नॉन जस्टिफिएबल था, इसे जस्टिफिएबल कर दिया गया, यानी अब ये इम्प्लीमेंटेड बाय कोर्ट हो सकता है। तो इस चीज को जिक्र करते हुए 2009 के तहत आप प्रोविजंस पे डिस्कस करेंगे कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा, 25% बच्चों को EWS के तहत प्राइवेट स्कूलों में एडमिशन, SMC यानी स्कूल मैनेजमेंट कमेटी, गार्जियन और प्लस टीचर्स को लेकर के फॉर्म की जाएगी, और प्लस राष्ट्रीय लेवल पर शिक्षा के स्तर को मॉनिटर करने के लिए एक कमीशन बनाया जाएगा। देन प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पे डिस्कस करते हैं। तो प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में आएंगे हम, तो बात करेंगे कि प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया टू मेक इंडिया सेक्युलर, सोशल, सॉवरिन एंड रिपब्लिक, डेमोक्रेटिक, ठीक है ना, भारत को कैसा, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, कंप्लीट सॉवरेनिटी, ओके, लोकतंत्रात्मक, धर्मनिरपेक्ष गणराज्य बनाने के लिए, समाजवादी गणराज्य, ठीक है, बनाने के लिए, भारत के सभी नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय दिलाने के लिए, और उनमें विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ठीक है, स्वतंत्रता के साथ जो उस विश्वास और उस धर्म की उपासना की स्वतंत्रता प्रदान करने के लिए, है ना, और आपस में भाईचारा और विश्व बंधुत्व बढ़ाए रखने के लिए, जिससे देश की एकता और अखंडता को हम विकसित कर सकें। इसको लेकर के हम 26 नवंबर 1950 को भारतीय संविधान को अंगीकृत करते हैं। इन लैंग्वेज के साथ संविधान की प्रस्तावना को जब आप डिस्कस करेंगे तो आपको ये बताना है कि संविधान की प्रस्तावना संविधान का मूल मंत्र है, जो बताती है कि संविधान को लागू क्यों किया गया है, और इस तरीके से संविधान के एक्सप्लेनेशन में संविधान की प्रस्तावना का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। फिर राइट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी बहुत इंपॉर्टेंट है, सुन लीजिएगा। राइट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी संवैधानिक उपचारों का अधिकार बोला जाता है। आर्टिकल 32, इसमें थोड़ा सा और चेंज कर दें, 32A के तहत सुप्रीम कोर्ट करता है, और 226 आर्टिकल है जिसके तहत हाई कोर्ट इन्हीं चीजों को इशू करता है। इसमें 5 रिटें हैं। हैबियस कॉर्पस, जो कि किसी व्यक्ति को जबरदस्ती डिटेन किया गया है तो उसको कोर्ट में ला करके उसे छुड़ाने के लिए। मैंडामस, जब कभी कोई पब्लिक सर्वेंट कोई काम नहीं कर रहा है तो उसको उस काम को कराने के लिए। और प्रोहिबिशन, जब लोअर कोर्ट अपने अधिकार से क्षेत्र से बाहर का केस सुन रहा है तो उसको उसके रोकने के लिए। सर्चियोररी, जब लोअर कोर्ट केस सुन चुका है तो पूरे केस को पूरी सूचना के साथ ऊपर के कोर्ट को भेजने के लिए। और क्वा वारंटो, जब कभी भी कोई व्यक्ति अनधिकृत तौर पर किसी फायदे को प्राप्त कर रहा है तो उससे उस फायदे का अधिकार पूछने के लिए क्वा वारंटो जारी की जाती है। तीनों के नाम, पांचों के नाम, हैबियस कॉर्पस, यू हैव द बॉडी, मैंडामस, माई ऑर्डर इज, सर्च प्रतिषेध, प्रोहिबिशन जिसको मैं मना करता हूँ, सर्चियोररी पूरी बात बताओ, उत्प्रेषण बोलते हैं, एंड क्वा वारंटो व्हाट राइट यू हैव, अधिकार परीक्षा इसको कहते हैं। तो इन पांचों रेटों को आप यहाँ पे डिटेल में डिस्कस कर देंगे। अब बात आती है सोशल डाइवर्सिटी, मीनिंग एंड इम्पोर्टेंस। तो अक्सर डिस्कस कर चुके हैं, है ना, अनेकता में एकता, हिंद की विशेषता। लेकिन यहाँ पर कुछ नए तरीके से अगर आप लिखो
तो हम सिंधु हिंदू वाली जातियां साथ में रखते हैं। 59 राज्यों में 6400 जातियां साथ में रखते हैं। 29 राज्यों में 6400 जातियां हैं हमारे पास, ठीक है ना। तो ये एक लैंग्वेज है। और यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि ऊपर से लेकर के नीचे तक हम भारत में चाहें वहाँ हिमालय पर्वत है तो इधर अरब सागर है, इधर हमारा बे ऑफ बंगाल है तो उधर हमारा अराकान योमा और वो है बे ऑफ बंगाली की तरफ उसके उल्टा करेंगे ना तो आप उसमें चलेंगे, है ना। तो गुजरात से आसाम, जम्मू कश्मीर से तमिलनाडु की तरफ आप सारी चीज़ों पर डिस्कस करेंगे। और वो जो बात कही जाती है कोस कोस पे पानी बदले 3 कोस पे पानी, उसको लेकर के आप इसको बताएंगे कि यहाँ पर क्षेत्र की, भाषा की, जाति की, विचार की, धर्म की और पहनावे की हर तरीके की विविधता है। हमारी संस्कृति में विविधता है, हमारे कल्चर में, हमारे फिजिकल लेवल पर विविधता है, स्तरों पर विविधता है, इवन खाने तक में विविधता है। तो ऐसी विविधता को रखने वाला भारत एक गुलदस्ते के समान है जिसमें कि हम बहुत सारी चीज़ें पाते हैं। फिर इम्पोर्टेंस ऑफ द एजुकेशन सोशोलॉजी, तो शिक्षा का समाज में क्या असर है, समाज कैसा होना चाहिए, शिक्षा इस बात को डिसाइड करती है और इसी कारण ये सोशल चेंजेस का रीज़न बनती है। तो इसमें जैविक कारण, प्राकृतिक कारण, सांस्कृतिक कारण, तकनीकी कारण, प्राकृतिक आपदाएं, इन सब को लेकर के आप सोशल चेंजेस को बताएंगे। सोशल चेंजेस में उत्प्रवास अप्रवास भी आता है। सोशल चेंजेस का मतलब है कि कब समाज परिवर्तित हो रहा है। समाज परिवर्तित कब होता है, जब एक व्यक्ति दूसरी जगह जाता है तो अपनी कल्चर लेके जाता है ना। बिहार का यहाँ पे आया तो लिट्टी चोखा यहाँ आ गया। अभी कल मैं अपने एक स्टूडेंट के यहाँ गया था, तुमको नहीं होगा, औरैया का एक कोई विशेष स्वीट हाउस है, वो पनीर की जलेबी बनाता है। कल मैंने खाई पहली बार पनीर की जलेबी। अब समझिए क्या है ये सोशल चेंज। बनाता वो है ना, यहाँ पर पनीर की जलेबी आ गई तो अब यहाँ के भी लोग सोचेंगे उसके बारे में। यानी जैसे बहुत सारी चीज़ें फेमस होती है ना तो वो चीज़ें एक दूसरे से जगह जाती हैं ना। वो व्यक्ति, जैसे मैं आज यहाँ पर कोई चीज़ नहीं बना रहा हूँ, अब मैं यहाँ से जाकर के एमपी चला जाता हूँ, वहाँ पर वो चीज़ खाऊंगा, दूसरों को भी खिलाऊंगा तो दूसरे भी देखेंगे, उनमें भी परिवर्तन आएगा। जैसे हम काम कर रहे हैं वो भी सीखेंगे। तो इस तरीके से कामों में, संस्कृति में, चीज़ों में जब चेंज आते हैं तो इसे हम एजुकेशनल एंड सोशल चेंजेस की बात करते हैं। वुमेन्स एजुकेशन, वुमेन्स एजुकेशन में हंसा मेहता समिति की बात करेंगे जो 1962 में सबसे पहले जिन्होंने बात की है, हंसा मेहता समिति। और उसके बाद 1964 में DS कोठारी आयोग, दौलत सिंह कोठारी एक आयोग खुली है कि महिलाओं की शिक्षा के लिए विशेष प्रयास किए जाएं। क्या बोला उन्होंने, महिला शिक्षा के लिए। यहाँ पर 2 चीज़ें नोट कर लें। यहाँ पर ये 1962 हंसा मेहता समिति महिला शिक्षा के लिए, इसका इंपॉर्टेंस रोल है। 1964 DS कोठारी कमीशन, DS कोठारी कमीशन। कोठारी कमीशन ने ये कहा है कि वुमेन्स एजुकेशन पिछड़ा हुआ है तो इसके लिए अलग से प्रोविजन करने की आवश्यकता है और एजुकेशन में ऐसे प्रोविजन न किए जाएं कि महिला शिक्षा और ज़्यादा पिछड़ जाए। तो इस तरीके से महिला शिक्षा के लिए इन चीज़ों को देखेंगे। आप ये चीज़ तो समझ ही सकते हैं कि महिला शिक्षा को आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ जो चीज़ें चल रही हैं, बेटियों के साथ जेंडर बायस्ड पक्षपातपूर्ण व्यवहार होता है, कम उम्र में उनकी मैरिज किया जाना, पिछले मतलब गाँवों में महिलाओं लड़कियों को बाहर ना भेजना, पढ़ने के लिए न जाने देना। तो इस तरीके की बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे आती हैं जिसके कारण वुमेन शिक्षा थोड़ा उपेक्षित रही है। यहाँ पर आपको संस्कृत से आप लिख सकते हैं कि यत्र नारस्तु पूजते रमनते तत्र देवता। जहाँ पर हमारी कल्चरल जो वो कहती है वो ये कहती है। दूसरी चीज़ क्या है, हमें अच्छी माताएं दो, हमारे पास अच्छा समाज होगा। हमें शिक्षित महिलाएं दो, हमारे पास शिक्षित पीढ़ी होगी। यानी अगर महिला शिक्षित है तो समाज शिक्षित हो जाएगा। इस तरीके से जहाँ पर महिला, चूँकि जो शिक्षा का परिवर्तन है वो कभी पिता नहीं करता, वो माता करती है। और यही कारण है कि माता परिवार की बच्चे की प्रथम शिक्षक कही जाती है ना। क्यों कही जाती, कभी पिता क्यों नहीं कहा गया? क्योंकि वास्तव में वुमेन्स एजुकेशन हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। अगर हम शिक्षा को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो अगली लेवल पर हमें जो चीज़ें लानी हैं वो ये चीज़ें देखनी होंगी। फिर है एजुकेशनल प्रोविजन फॉर द इकोनॉमिक एंड सोशल बैकवर्ड चिल्ड्रन। यहाँ पर 1961 के ढेबर आयोग को आप ध्यान रखेंगे।
1961 में ढेबर आयोग के नाम से एक आयोग आया था और इस आयोग ने ये कहा था कि भारत में अभी भी पिछड़ापन बहुत ज़्यादा है कुछ एरियाज में, तो ऐसे व्यक्तियों के लिए विशेष प्रोविजंस किए जाएं, इन बच्चों को अनुदान दिया जाए, इनको थोड़ा सा रियायत दी जाए, एडमिशन इनके छूट पर किए जाएं, इनके विद्यालयों इनके लिए अगर कोई विद्यालय नए खोले जाएं उनमें इनको प्रवेश दिया जाए। इस तरीके से इनके प्रोविजंस हैं, यानी उनके लिए विद्यालय खोलना, उनको छात्र शुल्क प्रतिपूर्ति देना, छात्र जिसको छात्रवृत्ति कहते हैं, उनको नया एडमिशन देना, अनुदान सहित उनकी शिक्षा देना। तो इस तरीके के प्रोविजंस के साथ आपको ये पूरी तरीके से एजुकेशन सिस्टम मिलेगी। मेरी उम्मीद है कि आपका पेपर अच्छा होगा। पढ़ते रहिए, आगे बढ़िए।